नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि जो ऑटोमोबाइल्स में पार्ट्स लगते हैं वो कई मेथड से बनाए जाते हैं और ये भी शायद जानते होंगे कि जो ऑटोमोबाइल में लगने वाले पार्ट्स हैं उनको ऑटो एंसिलरीज कंपनीज बनाती हैं। लेकिन ये ऑटोमोबाइल एंसिलरीज जो कंपनीज होती हैं ये खुद कौन सी मशीनरी से इस तरीके के पार्ट्स बनाती हैं, और क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि ये जो ऑटोमोबाइल एंसिलरी को मशीनरी से कौन कौन सी कंपनी सप्लाई करती है। तो आज के वीडियो में हम ऐसी ही एक कंपनी की बात करेंगे। बड़ी अच्छी शानदार मल्टीनेशनल कंपनी है और एक अनजानी कंपनी है, और ये जो कंपनी है ऑटो एंसिलरीज को अपने पार्ट्स बनाने वाली मशीनरी सप्लाई करती है। यानी ऑटो एंसिलरी तो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाती है, लेकिन वो जिन मशीनरी के थ्रू इन पार्ट्स का उत्पादन करती है वो मशीनरी की जो सप्लायर है वो आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है। कंपनी का नाम है डीसा इंडिया लिमिटेड, DISA इंडिया लिमिटेड, और ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें नितिन जैन साहब से प्राप्त हुआ है। तो हमेशा की तरह पहले बात करते हैं कंपनी के इतिहास से। काफ़ी सारी जानकारी कंपनी के बारे में कंपनी के इतिहास से मिलती है। तो ये जो कंपनी है ये भारत में 1984 में स्थापित हुई, और ये एक जॉइंट वेंचर था एक जर्मन कंपनी के साथ। और ये इनिशियली इस कंपनी का जो नाम था वो BMD फाउंड्री मशीनरी लिमिटेड था। और 2000 में नॉरिकन ग्रुप, एक डेनमार्क का एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप है, इंजीनियरिंग में एक्सपर्टाइज रखने वाला ग्रुप है, तो उसने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया 2000 में। और उसके बाद इस कंपनी का नाम बदलकर डीसा इंडिया, DISA इंडिया कर दिया। अब बात करते हैं कि डीसा इंडिया आखिर करती क्या है। तो देखिए, डीसा इंडिया का बेसिकली दो तरह का काम है, और ये जो काम है जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया वो एक रिलेटेड है कास्टिंग मशीनरी सप्लाई करने से रिलेटेड, और जो दूसरा है वो है सरफेस ट्रीटमेंट सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर ये कास्टिंग क्या होती है। तो देखिए, कास्टिंग एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है जिसको अगर हम हमारा उदाहरण ले, जैसे हम वीडियो में कई बार बता चुके हैं कि जैसे आप अप्पम बनाते हैं तो अप्पम बनाने का जो सांचा होता है उसमें आप क्या करते हैं, वो अप्पम का घोल आपने उस सांचे में डाला और उसके बाद अप्पम जो है ना वो सांचे का शेप ले लेता है। तो अप्पम जो प्रोड्यूस हुआ वो बेसिकली एक कास्टिंग का प्रोडक्ट है। लेकिन जहां अप्पम के जिस सांचे में आपने उस घोल को डाला वो बेसिकली मशीनरी है। किस चीज के लिए? कास्टिंग के लिए मशीनरी है। तो जो डीसा इंडिया है ये कास्टिंग वाली मशीनरी बनाती, यानी अप्पम वाला सांचा जो होता है वो बनाने वाली कंपनी है। तो बेसिकली एक B2B कंपनी है। अब देखिए, इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो कोई पार्ट बनाया जाता है उसके लिए पहले एक मिट्टी का यानी सैंड का एक मोल्ड तैयार किया जाता है उसकी कॉपी बनाने के लिए। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ रिपीटेटिवली प्रोड्यूस करनी है, लगातार आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, तो उसमें क्या करते हैं कि एक मिट्टी का सांचा बनाया जाता है। उस मिट्टी के सांचे में हम एक परमानेंट मोल्ड बनाते हैं। परमानेंट मोल्ड का मतलब परमानेंट सांचा। तो परमानेंट आपने सांचा जब बना लिया तो उसके बाद उस परमानेंट सांचे में बार बार आप मोल्डिंग करते हैं और नए नए पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ओरिजिनल जो मोल्ड हुआ, ओरिजिनल जो आपका सांचा हुआ मिट्टी का, और उसके मिट्टी के सांचे के थ्रू हमने एक दूसरा मोल्ड तैयार किया जो मेटल का होता है। और उस मेटल के मोल्ड, क्योंकि मिट्टी का मोल्ड ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकता, ठीक है, उसमें ज़्यादातर बहुत लंबे समय तक आप उसमें नए नए पार्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको हज़ारों की क्वांटिटी में अगर पार्ट्स प्रोड्यूस करने हैं तो मिट्टी का जो सांचा होता है वो साजगार नहीं होता। तो उसके लिए क्या करते हैं, मेटल का सांचा बनाते हैं। तो बेसिकली क्या है, मिट्टी का सांचा हुआ, मिट्टी के सांचे से आपने के सांचे के थ्रू आपने मेटल का सांचा बनाया और उसके थ्रू आपने रिपीटेटिव काफ़ी सारे पार्ट्स प्रोड्यूस किए। अब इसमें क्या हुआ, आपको जो मोल्टन मेटल यानी मेटल को पिघलाना पड़ता है। अब वो मेटल जो होता है वो फेरस मेटल हो सकता है या नॉन फेरस मेटल हो सकता है। फेरस मेटल का मतलब ये हुआ कि लोहा, अगर नॉन फेरस मेटल है तो वो तांबा हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, वो जिंक हो सकता है, वो लेड हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे अदर देन आयरन जो उनको नॉन फेरस बोलते हैं। तो मिट्टी
मिट्टी से रिलेटेड काम, यानी मिट्टी की जो है वो सांचा प्रॉपर बने, क्योंकि अगर सांचा ढीला ढाला बना तो बहुत ही ज़्यादा वो जो कास्टिंग आपकी बनेगी, जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो सही नहीं बनेगा। इसलिए आप इस चीज़ को बड़ा गौर से समझिए, बड़ा इस चीज को कंसंट्रेशन से समझिए कि ये जो सारा काम है, ये जितना आसान मैं बोल रहा हूं उतना आसान ही नहीं, बड़ी हाई लेवल की इंजीनियरिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। क्योंकि जैसे ही कोई एक पार्ट डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो, अगर आपका बेसिक मोल्ड अगर आपका डिफेक्टिव हुआ तो आपका पूरे के पूरे जो हजारों पार्ट्स आप बनाने वाले हैं उससे वो डिफेक्टिव होगा। इसलिए बहुत बारीक इंजीनियरिंग की इसमें आवश्यकता होती है। ये बैकग्राउंड मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये पता लगे कि डीसा इंडिया टाइप की जो कंपनीज हैं वो आसानी से, उनको कंपटीशन नहीं दिया जा सकता आसानी से। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनऑर्गेनाइज प्लेयर आएगा और इस तरह की कैपेबिलिटी, मशीनरी वाली कैपेबिलिटी बनाने के लिए बनाने में वो सक्षम हो जाएगा। तो खैर, अब बात करते हैं, ये तो बात हुई कि ये कास्टिंग किस प्रकार काम करती है, और ये कास्टिंग का काम फैक्ट्री में जिस जगह होता है उसको फाउंड्री बोलते हैं। तो एक चीज हुई कास्टिंग प्रोसेस जिससे पार्ट प्रोड्यूस करते हैं, और जो दूसरी चीज हुई वो हुई फाउंड्री, वो जगह जहां पर ये सारा प्रोसेस होता है। अब ये जो डीसा इंडिया ये क्या करती है, ये बेसिकली मेटल कास्टिंग की कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप इस चीज का क्या मतलब हुआ। दूसरा, ये सरफेस ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो पहली चीज तो ये कि डीसा इंडिया मोल्डिंग मशीन प्रोड्यूस करती है। मोल्डिंग मशीन का मतलब ये, जैसे हमने उदाहरण लिया कि जो अपम का जो सांचा होता है वो एक्चुअली ये प्रोड्यूस करती है। जिनको आवश्यकता होती है, जो जिन कंपनीज को आवश्यकता होती है कास्टिंग के लिए, तो कास्टिंग की मशीनरी इनको प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज ये कि वो ये कहते हैं भैया आपको केवल मशीनरी चाहिए, या मैं आपको पूरा का पूरी जो फाउंड्री है ना जहां पर कास्टिंग होती है पूरी की पूरी A to Z आपको सेटअप करके दे दूं। आपको कुछ नहीं करना, आप तो मुझे जगह बता दीजिए, मैं सारी आपके जो इक्विपमेंट है ना वो सेट करके दे दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरी चीज ये हुई। तो या तो ये इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं या पूरी की पूरी फाउंड्री भी सेटअप करके देते हैं। दूसरी चीज ये कि ये जो है, जैसे मैंने बताया, उसमें मोल्टन मेटल की आवश्यकता होती है। जैसे अपम के लिए अपम के घोल की आवश्यकता होती है, वैसे कास्टिंग के पार्ट के लिए आपको एक मोल्टन मेटल, पिघले हुए मेटल की जरूरत पड़ती है। तो मेटल को पिघलाने के लिए फर्नेस चाहिए, तो ये फर्नेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज हुई कि ये जो ग्रीन मोल्ड होते हैं, यानी जो मोल्डिंग में जैसे मैंने बताया मिट्टी का जो मोल्ड होता है तो वो प्रॉपर बनना चाहिए। तो ये वो मशीनरी भी बनाते हैं जिससे मिट्टी के मोल्ड बनते हैं, क्योंकि मोल्ड बनाना बहुत ही टिपिकल काम है जैसे मैंने बताया। तो ये ऐसे सॉल्यूशन भी या ऐसी मशीनरी भी देते हैं जिसके थ्रू मिट्टी के मोल्ड जो है ना वो प्रॉपरली बन सकें। चौथी चीज ये है कि ये सरफेस ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। ये इनका दूसरा सेगमेंट है जो सरफेस ट्रीटमेंट सॉल्यूशन है। अब ये सरफेस ट्रीटमेंट सॉल्यूशन क्या चीज हुई, तो सरफेस ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस का मतलब ये कि वो जो कोई भी सरफेस जब होती है तो वहां पर जैसे अपन पेंट करवाते हैं, तो पेंट करवाने पर क्या होता है कि पहले उसको रेगमाल से आप या सैंड पेपर से दीवार को घिसते हैं। अगर वो दीवार को अगर आप नहीं घिसेंगे तो होने वाला ये है कि उसके ऊपर पेंट जो है ना वो चिपकेगा प्रॉपर नहीं, और जैसे ही थोड़ी सी भी सीलन आई तो या धूप तेज पड़ी तो वो जो सैंड जो वो दीवार से जो पपड़ी है ये नीचे उतरने लग जाएगी। तो ये सैंड ब्लास्टिंग मशीन्स भी बनाते हैं। इसके अलावा ये डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीटली इंटीग्रेटेड सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंटरनेट से लगा हुआ, जिससे पूरी फाउंड्री के ऊपर आप नजर रख सके भाई किस किस तरीके से आपको काम करना है। इसके अलावा ये आफ्टर मार्केट में भी अपनी सर्विसेज देते हैं। आफ्टर मार्केट का मतलब ये कि ये एक बार आपने कोई किसी ने जैसे मान लीजिए फाउंड्री सेटअप कर दी, फाउंड्री सेटअप करने के बाद उसको किसी पार्ट की जरूरत पड़ी तो वो ओपन मार्केट से जाके लेकर आएगा। तो ओपन मार्केट की जो पार्ट सप्लाई करते हैं उसको आफ्टर मार्केट ये अपने आफ्टर मार्केट सेल्स बोलते हैं। इसके अलावा ये एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और पार्ट्स एंड एक्सेसरीज भी ये बेचते हैं। अब ये अगर मैं सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू को अगर डिवाइड करना चाहूँ तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो इनका है वो फाउंड्री मशीनरी के सेल से आता है। तो लगभग 95% इनकी जो सेल आती है वो फाउंड्री मशीनरी की सेल होती है या उसके पार्ट्स की सेल होती है। अब ये जो आइटम जितने भी हैं, देखिए फाउंड्री मशीनरी जो होती है वो हाई वैल्यू आइटम है, जो कैपिटल इंटेंसिव आइटम है। तो ये जो सेल होती है ये सेल बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होती, क्योंकि किसी भी मशीनरी किसी भी कंपनी में एक बार ये फाउंड्री का सेटअप हो गया,
उसके बाद बरसों तक उसको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो रिकरिंग सेल नहीं है, लगातार सेल नहीं, कैपिटल इंटेंसिव सेल है, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होती है, लेकिन ये जो सेल है यही इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, फाउंड्री का कंप्लीट सेटअप हो जाए, ये इनकी दूसरी तरह की सेल है। अब ये वाला जो सेल है ये प्रोजेक्ट टाइप का सेल है, लंबा जेस्टेशन पीरियड इसमें लगता है, लेकिन इस तरह की जो सेल होती है या जो प्रोजेक्ट टाइप का काम होता है वो बेसिकली उसमें मार्जिन ज्यादा होता है। तीसरा जो टाइप का सेल है आफ्टर मार्केट सेल है। जैसे मैंने बताया, अगर कोई कंपनी है, उसको अपनी फाउंड्री सेटअप करने के बाद उसका कोई पार्ट चाहिए, उससे रिलेटेड कोई पार्ट चाहिए, तो वो बाजार से जाके जो ले लेता है वो आफ्टर मार्केट सेल। और चौथा, जैसे मैंने बताया, इनका डिजिटल सॉल्यूशन की कंप्लीटली जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी फाउंड्री पर नजर रखने के लिए, वो बेसिकली इनका चौथा सेगमेंट है रेवेन्यू का। लेकिन इनका जो मेजर सेगमेंट है वो 95% है, वो मशीनरी और पार्ट्स की सेल से आता है, और 5% मात्र जो है सर्विसेज से आता है। अब इनके मैन्युफैक्चरिंग बेस की बात करें तो टुमकुरू कर्नाटका में इनका मेन प्लांट है, लगभग 20,000 स्क्वायर मीटर का उसका टोटल एरिया है। इसके अलावा इन्होंने अभी एक्सपेंशन किया है, करीब 5,000 स्क्वायर फीट में 8,000 स्क्वायर फीट का और एक्सपेंशन किया है। नया प्लांट इन्होंने एस्टेब्लिश किया है, या उसी प्लांट को उन्होंने एक्चुअली एक्सटेंड किया है, और ये प्लांट में जो प्रोडक्शन है वो अभी 1 जून 2026 से शुरू भी हो गया। इसके अलावा इनका कोल्हापुर में एक सैटेलाइट री मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी है। सैटेलाइट री मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का मतलब ये कि जो कोई पार्ट होता है, मान लीजिए किसी फाउंड्री को किसी पार्ट की आवश्यकता है, अब वो पार्ट जो है आउट ऑफ डेट हो गया, मतलब वो पार्ट उस तरह का कंपनी प्रोड्यूस ही नहीं कर रही हो पार्ट। अब लेकिन फाउंड्री तो ऐसी चीज होती है कि ऐसा तो है नहीं उस पार्ट के लिए कंप्लीटली फाउंड्री को आप चेंज कर दोगे और नई फाउंड्री लगा दोगे, एक पार्ट अगर नहीं मिल रहा तो उसके लिए क्या होता है, वो जो पुराना पार्ट होता है वो कंपनी जिस भी कंपनी ने वो फाउंड्री होती है वो इनके पास कोल्हापुर में ले जाती है, और कोल्हापुर में ये कहती है कि भाई ये वाला पार्ट है ना, इसको मेरे को बड़ा सेटअप करके दे दो, यानी इसको रिफर्बिश कर दो, इसको नया टाइप का बना दो ताकि ये मेरा प्रॉपर फिटमेंट हो जाए। तो पुराने पार्ट्स को रिफर्बिश करके यूजेबल बनाना, उसको वो ये करते हैं कोल्हापुर में। फिर इनका टुमकुरू में वेयर हाउस भी, भाई पार्ट्स एंड एक्सेसरीज अगर ये बेचते हैं तो इनको उसको वेयर हाउस भी चाहिए ताकि ये अपना माल जो है पार्ट्स एंड एक्सेसरीज का वो अपने पास रख सके। तो टुमकुरू में ही इनका ये वेयर हाउस भी है, जहां पर ये ओईएम को जो माल सप्लाई करते हैं वो, और साथ ही साथ आफ्टर मार्केट जो सेल्स इनकी होती है उसके लिए अपने पार्ट्स और एक्सेसरीज स्टोर करके रखते हैं। वहां पर 15,000 से ज्यादा पार्ट्स जो हैं वो अवेलेबल है। अब R&D की बात करें तो देखिए, नॉरिकन ग्रुप की कंपनी है, तो एक इन्होंने जो R&D सेंटर है इनका वो खोला हुआ, उसको बोलते हैं नॉरिकन कॉम्पिटेंसी सेंटर इंडिया। ये 2008 में एस्टेब्लिश किया, और जितनी भी इनकी इंजीनियरिंग होती है वो बेसिकली ये इस R&D सेंटर के थ्रू होती है। मतलब नई मशीनरी का निर्माण करना, किस तरह की इंजीनियरिंग होगी, नए नए क्या इनोवेशन आ सकते हैं, जो इनकी ओरिजिनल कंपनी है वहाँ से जो नो हाउ आता है उसको इंडिया के टर्म्स में उसको कन्वर्ट करने में जो सेंटर मदद करता है, तो वो नॉरिकन कॉम्पिटेंसी सेंटर इंडिया का उन्होंने नाम दिया हुआ है। अब इनके सप्लायर्स की बात करें, मतलब ये माल कहाँ से खरीदते हैं अपनी मशीनरी को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो 600 से ज़्यादा इनके वेंडर हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसके अलावा इनकी इंडिया में 9 लोकेशन पे 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसके अलावा काफ़ी सारे इनके सर्विस हब्स भी हैं। भाई फाउंड्री अगर है तो उसमें रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो जो काफ़ी सारे देश में इस तरीके इन्होंने सर्विस हब बना रखे हैं, सर्विस सेंटर बना रखे हैं, जहाँ से वो फाउंड्री को तुरंत जो है वो कोई सर्विसिंग की आवश्यकता हो तो वो कर सकते हैं। अब इनके रेवेन्यू की बात करें तो 91% इनका जो रेवेन्यू आता है वो इंडिया से आता है, और मात्र 9% जो इनका रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है। स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए, पहली चीज़ तो ये इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी जो है, और जो नॉरिकन ग्रुप है उसकी जो फाइनेंशियल बैकिंग है उसका कोई जवाब नहीं है। कंपनी की टेक्नोलॉजी में, कंपनी की एक्सपर्टाइज में, कंपनी के प्रोडक्ट में, कंपनी की R&D में कोई कमी नहीं है, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। तो एक तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है। फिर जो है
वो ऑटोमोबाइल का जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट में कास्टिंग के प्रोडक्ट की जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे इनका बिजनेस बढ़ता है। तीसरी चीज़ ये है कि फाउंड्री की जो पुरानी फाउंड्रीज हैं उनकी रिप्लेसमेंट डिमांड आ रही है। चौथी बात ये कि सरकार का स्ट्रेस इस बात पर है, मतलब पॉलिसी पुश भी है, सरकार का स्ट्रेस इस बात पर है कि भारत में जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाए, तो मेक इन इंडिया वाला जो प्लान है वो भी इस तरह की कंपनी के लिए एक टेल विंड का काम करता है, नहीं पुश का काम करता है। अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो पहली चीज़ ये साइक्लिकल डिमांड है। जैसे आप जानते ही हैं कि ये इंजीनियरिंग बेस्ड, ऑटोमोबाइल बेस्ड, मतलब ज़्यादातर फोकस ऑटोमोबाइल फोकस कंपनी है, यानी ऑटोमोबाइल से सेक्टर से डिमांड आएगी तो बेसिकली इनका काम चलेगा। वरना वैसे फाउंड्रीज कई जगह इस्तेमाल होती है, उसमें से अगर मैं नाम लूँ तो ये रेलवेज हुआ, ऑटोमोबाइल हुआ, विंड एनर्जी हुआ, एरोस्पेस हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, स्टील मेकिंग, लेकिन इनका जो ज़्यादातर काम है या जो राइजिंग डिमांड आती है वो ऑटोमोबाइल से आती है। तो बेसिकली ये मूलतः डिपेंडेंट है ऑटोमोबाइल के डिमांड पर। फिर अगर इंडस्ट्रियल कैपेक्स होगा तो इस कंपनी के प्रोडक्ट से डिमांड आएगी। फिर कंपटीशन जो है ना, इनको जो मिलता है वो लोकल कंपटीशन नहीं है, उनका जो कंपटीशन मिलता है ये इनको वर्ल्ड वाली कंपनी, बड़ी जो ग्लोबल कंपनीज है वहां से मिलता है। मार्केट कैप की बात करूं तो 1745 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। आरओई जो है 12.3% है, बिल्कुल डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। पी जो है 31 का है और 3 साल की सेल 18% बढ़ी है, 18%। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 24% बढ़ा है, 24%। प्रमोटर के पास 75% है, एफआईआई के पास ऑलमोस्ट नील है, डीआईआई के पास 8% है, पब्लिक के पास 17% है। तो देखिए कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसी जो कंपनीज हैं, इंजीनियरिंग की एक्सपर्टाइज वाली कंपनीज हैं, वो रेप्लिकेबल नहीं होती, कंपटीशन बहुत कम मिलता है। कंपटीशन मिलता है तो केवल वर्ल्ड वाली जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनसे मिलता है। इस तरह की जो कंपनीज हैं वो बेसिकली बहुत तेज कभी गिरावट बाजार में आए तो ये सोच समझकर विचार करके उस समय इनको एक्यूमुलेट करने का टाइम होता है। इस कंपनी में जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो है इसकी लो लिक्विडिटी। लो लिक्विडिटी का मतलब ये कि इसमें जो है प्रमोटर की होल्डिंग 75% है, वो सेल करने वाला है नहीं, और जो डीआईआई है उसकी होल्डिंग करीब 8%। तो या तो डीआईआई छोड़े या कोई ना समझ रिटेल इन्वेस्टर इसको छोड़े जिनकी होल्डिंग जो है लगभग 17% है। बाकी ये शेयर वैसे आराम से मिलने वाला है नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग इसमें होती नहीं है। इसलिए आप जो है बहुत सोच समझ के इस शेयर के बारे में कोई निर्णय करें और हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य लें। मेरी इस शेयर में किसी अन्य शेयर में खरीदने बेचने की कोई राय कभी होती नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।